वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न को। तो ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, बिना टाइम गंवाए हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है कि किस वाद के ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मौलिक अधिकार में संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के द्वारा मिला। तो ये संशोधन का अधिकार गोलकनाथवाद के द्वारा मिला, सज्जन कुमारवाद के द्वारा मिला, केशवानंद भारतीवाद द्वारा मिला या फिर राजनारायण बना इंदिरा गांधी वाद के बाद मिला। तो यानी कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो ये संशोधन का जो अधिकार है ये केशवानंद भारतीवाद से मिला। किससे? केशवानंद भारतीवाद से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है ये शामिल है? तो ये मूल कर्तव्य किस में शामिल है? अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 का ख में, अनुच्छेद 50 क में या फिर अनुच्छेद 50 ख में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य किस में शामिल है? तो ये है अनुच्छेद 51 के क में। किस में? अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का जो संबंध है ये किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, समानता के अधिकार से या फिर संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद 25 जो है ये किससे संबंधित है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 25 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है कौन? तो ये है अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमें ये बताना है कि मूल कर्तव्य कौन कौन सा है। मूल कर्तव्य जो है ये हमारा क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ये भी मूल कर्तव्य है, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान ये भी मूल कर्तव्य है और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण ये भी मूल कर्तव्य है। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 27 के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत या फिर अनुच्छेद 25 के तहत। तो इसका जवाब जो है वो इसके प्रश्न में ही है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अंग। और धार्मिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से संबंधित है। तो इस प्रकार से सिखों द्वारा जो कृपाण धारण करना है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये लोग कृपाण धारण करते हैं। और ये धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में आएगी। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बच्चों के लिए मुफ्त के अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए मुफ्त की अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण
या फिर हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तो निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 29, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30। प्रश्न हमारा क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 29 व 30 के तहत प्रदान की गई है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को यहाँ पर पूछ रहा है दंड के बारे में। तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। यानी कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को किस प्रकार का दंड है? दंड देने की व्यवस्था है या फिर नहीं है? अधिनियम बना करके दंड दिया जा सकता है या फिर कुछ मामलों में दंड दिया जा सकता है। तो इसमें से क्या होगा? तो मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए दंड की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 20। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में जो लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य, तो ये किसके लिए है? केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है तो ये किसके लिए हैं? तो ये सभी नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 20 के द्वारा दिया गया है, अनुच्छेद 25 के द्वारा, अनुच्छेद 22 के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात आई, और धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 25 होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, यानी कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया तो उसका क्या प्रयोजन है, क्या कारण है उसका? तो ये विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना। तो इसमें क्या होगा? मौलिक कर्तव्य जो है तो इसको संविधान में सम्मिलित किया गया, तो क्यों सम्मिलित किया गया, इसका क्या कारण रहा? तो ये हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 30 में या फिर अनुच्छेद 31 में? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में संविधान में
मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। संविधान में क्या किया? मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन या फिर किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और ये संशोधन हुआ था 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया तो ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था ये? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? यानी कि कौन सा वो मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इनमें से क्या होगा? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, तो ये दी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि किससे संबंधित है? अनुच्छेद कितने से संबंधित है ये है अनुच्छेद 32 से संबंधित है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वर्तमान में हमारे संविधान में? तो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये 11 हैं, 12 हैं, 8 है या फिर 10 है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। कितना? 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। कितना मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था? 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का इसने क्या दिया था? सुझाव दिया था। ठीक है, इसने तो सुझाव दे दिया। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे लेकिन जोड़ा कितना गया? तो इसमें जोड़ा गया 10। कितना जोड़ा गया? 10 जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद कौन सा होगा? ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क। क्या होगा? 51 का क होगा। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 जैसे मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन जोड़ा कितना गया? 10 जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत? तो 51 का क के तहत जोड़ा गया। लेकिन उसके बाद सन 2002 में क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ। और उसके बाद इसमें क्या किया गया कि इसमें क्या किया गया कि एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से टोटल जो मूल कर्तव्य हो गए वो कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा सांविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी, संवैधानिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 से के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं। तो वो कौन सा, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है, तो वो कौन सा अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? तो ये जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसमें? मौलिक अधिकार के।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 49A में, अनुच्छेद 52A में, अनुच्छेद 51A में या फिर अनुच्छेद 50A में? किसमें? तो भारत में संविधान के अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में क्या मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा है ये अनुच्छेद 51A में है। किसमें है? 51A में, जिसे आप लोग 51 को भी कह सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश या फिर रीट, अधिसूचना, डिक्री, अध्यादेश। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश जारी किया जा सकता है, रीट जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है वो निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, यानी किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यही पूछने वाली बात है। तो भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य जो है ये किस में है? भाग 4 में है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध। परमादेश और प्रतिषेध, तो इनमें से कौन सी रीट जारी की जाएगी किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए? तो ये क्या होगा? उत्प्रेषण। कौन सा रीट? उत्प्रेषण रीट जारी किया जाएगा। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 में, भाग 4 का क, भाग 3 का क। तो ये जोड़ा गया है भाग 4 में। किस में जोड़ा गया है? भाग 4 में जोड़ा गया है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें भाग 4 के क में, यानी संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? तो ये भाग 4 के क में जोड़ा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि मूल कर्तव्य जो है ये बाद में जोड़ा गया था, यानी ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। तो इसलिए इसे भाग 4 के क में जोड़ा गया और इसे किसके अंतर्गत रखा गया? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इससे अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत रखा गया। भाग 4 के क में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के क में, क भी कह सकते हैं और इसे अ भी कह सकते हैं। कहीं पर क मिलेगा, कहीं पर आपको अ मिलेगा, तो यहाँ पर कहीं पर आपको ए भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो 51 के ए में इसे जोड़ा गया है। और हम लोग ये जानते हैं कि प्रारंभ में, यानी कि ये हम लोगों को पता है कि ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और प्रारंभ में ये 10 थे। प्रारंभ में क्या थे? 10 थे, लेकिन 2002 में संशोधन करके और इसे क्या कर दिया गया था? इसमें एक और कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इस प्रकार मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? किसके लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो हेबियस कार्पस, सर्सियोरेरी, मैडमस या फिर को वार्टो। तो इसमें से कौन सी रीट याचिका है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है? तो हम लोग देखेंगे शुद्ध हिंदी भाषा में कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है। तो ये जो रीट होगा वो कौन सा होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। क्या होगा? बंदी
प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। और इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हेबियस कार्पस कहेंगे। क्या कहेंगे, हेबियस कार्पस कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, हेबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 है। भारतीय संविधान ने के मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। मूल कर्तव्य को कब समाविष्ट किया गया, तो 1975 में, 1976 में, 1971 में या फिर 1972 में। तो मूल कर्तव्य यहाँ पर पूछ रहा है, मूल कर्तव्य को कब समाविष्ट किया गया, तो इसे समाविष्ट किया गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को क्या किया गया था, समाविष्ट किया गया था। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, बताना है कि इनमें से कौन है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर उत्प्रेषण। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रश्न हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को पहले भी देख चुके हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। नागरिकों के लिए संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को निश्चित किया गया, 11, 12, 8 या फिर 10। 11, 12, 8 या फिर 10। तो प्रारंभ में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 10। तो 1900 यहाँ पर बात हो रहा है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के समय कितने थे, तो उस समय कितने थे, 10। कितने थे, 10। विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन या फिर किस न्यायालयों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से समादेश यानी कि रीट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा और कौन से न्यायालय को प्राप्त है, यही चीज़ हमें बताना है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिला न्यायालय को है, उपर्युक्त दोनों को है, राज्य के उच्च न्यायालय को है या फिर उपर्युक्त में से किसी को नहीं है। तो ये जो अधिकार है यानी रीट जारी करने का जो अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ करके और किस न्यायालय को प्राप्त होता है, ये चीज़ हमें बताना है। तो ये प्राप्त होता है राज्य के उच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये हाई कोर्ट को भी प्राप्त होता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1976 में हुआ। तो 1976 में जो ये संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत 10 जो है ये आचार आदर्श जो जोड़े गए थे संविधान में, उसे किस नाम से जाना जाता है। पंचायती राज सिद्धांत के नाम से, नीति निदेशक सिद्धांत के नाम से, मौलिक अधिकार के नाम से या फिर मौलिक कर्तव्य के नाम से। तो इसे हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य के नाम से। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके साथ साथ और कौन सी याचिका है जिसे उच्च न्यायालय जारी कर सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि रीट 5 प्रकार का होता है और ये रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों द्वारा क्या है, जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भी जो है वो सभी प्रकार के रीट को जारी करेगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और परमादेश को भी ये जारी कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्य जो है इसको निर्धारित किया गया, कब इसे निर्धारित किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 43वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा, ये सही जवाब क्या होगा,
42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यस्तीकरण याचिका जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यस्तीकरण याचिका जो है वो किस स्थिति में जारी किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, भाषण की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए, संपत्ति की हानि के लिए, या फिर अतिरिक्त कर की वापसी के लिए। तो बंदी प्रत्यस्तीकरण याचिका जो है वो जारी किया जाएगा कब? जब दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी होगी तब। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया? संविधान में मूल कर्तव्य को किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया? तो ये 1977 में, 1978 में, 1972 में, या फिर 1976 में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को क्या किया गया? अंतः स्थापित किया गया। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यस्तीकरण है, या फिर परमादेश है। कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? बंदी प्रत्यस्तीकरण होगा। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो हमें बताना है कि वो कौन सी समिति है जिसने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, कोठारी समिति, या फिर बलवंत राय मेहता समिति। तो 1976 में सम्मिलित किया गया किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया। और किसकी सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। निम्नोक्त समादेश में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाने वाला जो समादेश या फिर रीट है वो कौन सा है? तो निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, या फिर परमादेश। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, पूर्व सोवियत संघ से, आयरलैंड से, या फिर ब्रिटेन से। किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। किससे? पूर्व सोवियत संघ से। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रीट कौन कहते हैं? तो व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं? तो उसे उत्प्रेषण कहते हैं, प्रतिषेध कहेंगे, अधिकार परीक्षा कहेंगे, या फिर इसे परमादेश कहेंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे परमादेश। क्या कहेंगे इसे? परमादेश। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, यानी कि अगर फिलहाल की हम लोग बात करें, प्रारंभ की नहीं, अगर फिलहाल की बात करें हम लोग, तो इस समय संपत्ति का अधिकार जो है ये किस प्रकार का अधिकार है ये बताना है। वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? ये वैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है वो एक वैधानिक अधिकार है। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या
सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? प्रश्न को ध्यान से देखना है। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वो क्या कहलाती है? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इनमें से क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है परमादेश। क्या कहलाती है? परमादेश कहलाती है। विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है या फिर आर्थिक अधिकार है? विधि के सामने समानता का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? तो ये जो है एक नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार जो है ये नागरिक अधिकार है। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि ये कहाँ से लिया गया है विधि के सामने समानता, तो विधि के सामने समानता का जो अधिकार है ये लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? उत्प्रेषण रीट जो है ये निम्न में से किस आधार पर जो है जारी किए जाते हैं? ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर, आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, उपर्युक्त सभी। तो उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर भी जारी होता है, आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता के बाहर किए जाने के कारण किए गए कार्य के लिए भी होता है, अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर भी होता है। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा उपर्युक्त सभी होगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? अधिकार परीक्षा की, उत्प्रेषण की, परमाधिदेश की या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण की? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जिस रीट की ज़रूरत होती है, यानी कि कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए जिस रीट की आवश्यकता होती है, तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। निम्नलिखित में से किस याचिका के अंतर्गत यानी किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? प्रश्न को एक बार और देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी यानी किसी कर्मचारी को किसी ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो ये उत्प्रेषण के द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, परमादेश के द्वारा या फिर अधिकार परीक्षा के आधार पर। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा अधिकार परीक्षा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो शक्ति है ये संसद के पास है। किसके पास? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद के पास। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? मूल अधिकारों के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है तो कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे वो 7 थे जिसमें संपत्ति का अधिकार सम्मिलित था, लेकिन इसके बाद क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में हुआ था,
उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से अब हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या 6 है और संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? कौन सक्षम है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसमें कौन सक्षम है? तो संसद सक्षम है। कौन होगा? संसद इसमें सक्षम है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वो कौन सा है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। तो इनमें से कौन है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1982 में संविधान में 16वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया जो कि 1978 में हुआ था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था इसे मौलिक अधिकार में से समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ संपत्ति का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक, अब बताना है संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर नैसर्गिक अधिकार है। क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है? एक कानूनी अधिकार है। क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? यानी उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से, यानी कि यहाँ पर कुछ मामले दिए हुए, इन मामलों में से किसमें ये माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो MC मेहता का मामला, गोलकनाथ का मामला, AK गोपालन का मामला या फिर केशवानंद भारती का मामला। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है, ये किसमें माना गया था? तो गोलकनाथ के मामले में माना गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था या फिर समानता का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो ये किसे बना दिया गया? तो ये बना दिया गया किसे? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 17 में और 18 में किस चीज़ की व्यवस्था है? राजनीतिक समानता की, धार्मिक समानता की, सामाजिक समानता की या फिर आर्थिक समानता की। तो 17 और 18, अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? तो इसमें व्यवस्था है क्या चीज़ की? सामाजिक समानता की। किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समानता की व्यवस्था है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
इसे क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। किसी अर्ध न्यायिक या फिर सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है। तो ये रीट कौन सी होती है, उत्प्रेषण रीट, निषेध रीट, अधिकार परीक्षा रीट या फिर परमादेश, इनमें से क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, ये होगा परमादेश। क्या होगा, परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, संसद द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है, मूलभूत अधिकार है, दोनों है, विधिक अधिकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है, तो ये एक प्रकार का विधिक अधिकार है। क्या है, विधिक अधिकार है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टर्म देखने को मिल रहा है, तो इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, विधिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, तो इन सब का जो अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार, तो ये सब का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है, एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है या फिर अनुच्छेद 17 है। ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है अनुच्छेद 17। क्या है, अनुच्छेद 17 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से या फिर मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301 क। तो इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। 300 क या फिर 300 अ या फिर 300 ए, तो अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, ये कि जब इसे 300 क में रखा गया तो ये पहले भी तो किसी न किसी अनुच्छेद में होगा ही। तो ये पहले किस अनुच्छेद में था, यानी कि जब ये मौलिक अधिकार था, जब ये मूल अधिकार था, तब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता था, तो तब ये आता था किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये आता था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था पहले, लेकिन जब इसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तो ये अनुच्छेद 300 क में इसे जोड़ा गया। 300 क में इसे जोड़ा गया और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, मूल अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि मूल अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु
मूलभूत अधिकार नहीं है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, या मूल अधिकार नहीं है, या फिर मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है ये। तो वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो एक संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार यानी मूलभूत अधिकार नहीं है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार जो है ये किसमें निहित है? तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, जनपद न्यायालय तथा उसके ऊपर के सभी न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, या फिर केवल उच्चतम न्यायालय को। तो संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का जो अधिकार है ये किसमें निहित है? तो ये निहित है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। ये दोनों ही न्यायालय पांचों प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है ये उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों ही इसे अधिकार में निहित कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी बात की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में नहीं है? तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी, हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी। तो मौलिक अधिकार के तहत अगर हम लोग देखें तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी हमें मिलती है, धरना देने की भी आज़ादी हमें मिलती है, विचार व्यक्त करने की भी आज़ादी है, लेकिन हमें हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। हड़ताल करने की आज़ादी हमें मौलिक अधिकार के तहत नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से कौन सा है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है, और विधि के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन्हें नहीं है। विदेशियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो ये किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक के अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो ये शिक्षा का अधिकार क्या है? एक प्रकार का मूल अधिकार है। ये शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? वो कौन सा कर्तव्य है जो कि भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना। तो इनमें से कौन सा है जो कि भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो ये क्या है? सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ये जो है इनके मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत इनमें से कौन सा है जो कि सम्मिलित नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत को सार्वभौमिकता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो क्या है? धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ये जो है सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक है जो कि मौलिक कर्तव्य इनमें से नहीं है? समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी, राज्य का आज्ञा पालन,
कानून का आज्ञा पालन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा है इसमें जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करों की अदायगी ये जो है ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों को कवर किए हैं। तो इस प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।